हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो आपको बनाया था उसमें क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था आपको मीनिंग ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स को खरीदना बेचना या सर्विसेज भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। लेकिन कॉमर्स बस इतना ही नहीं है, कॉमर्स में और भी चीज़ें हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी उसमें जो इंपॉर्टेंट थी, एक था ट्रेड और दूसरा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में आने वाली हिंड्रेंसेस को रिमूव कर देती है। ठीक है, जैसे उसमें हमने बताया था आपको ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, इस तरह का हमने आपको वहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो प्रीवियस वीडियो है आप लोगों का। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लेकर। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है। कॉमर्स में दो चीज़ें आती हैं, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको कॉमर्स का मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं वो रेगुलर वीडियो देखना पहले स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर वो बीच में वीडियो देखेंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात है। तो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में दो चीज़ होती है, ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब होता है कि जो ट्रेड में आने वाली हिंड्रेंसेस हैं उनको रिमूव किया जाता है थ्रू द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, की इतिहास में मतलब हिस्टोरिकल टाइम में कॉमर्स किस तरह से होता था, मतलब ठीक है, लोग किस तरह से सामान को खरीदते बेचते थे। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इतिहास में पैसे तो थे नहीं, ठीक है, मनी का, पैसे का तो प्रचलन हुआ नहीं था। उस समय क्या होता था, लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे। जैसे मेरे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, और मुझे मान लीजिए जूता चाहिए, शूज़ चाहिए, तो मैं मार्केट में जाता था और जिसको फ्रूट्स चाहिए होते थे और फ्रूट्स के बदले में वो जूता भी दे हमें। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, वहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस वाली बातें आ जाती थी। ठीक है, तो अभी हम उसको वन बाई वन यहाँ पर पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इन हिस्टोरिकल टाइम कॉमर्स स्टार्टेड विद द इमरजेंस ऑफ वाटर सिस्टम। देखिए, जो हिस्टोरिकल टाइम था मतलब आज से काफ़ी साल पहले, ठीक है, जब पैसों का प्रचलन नहीं था, जब मनी नहीं था। ठीक है, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम मनी के थ्रू कुछ भी खरीद लेते हैं। मैं पैसा दिया, दुकान से कुछ भी खरीद लिया। देखिए, पहले पैसा ही नहीं था, पैसे का प्रचलन ही नहीं था, तो अब कैसे खरीदें। ठीक है, अब कोई चीज़ हम कैसे खरीदें, कोई चीज़ कैसे बेचें, क्या करें। तो हम क्या करते थे कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए और उस आदमी को ढूंढते थे जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके और हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है ए, ठीक है, अब दूसरा पर्सन है बी। ठीक, ए के पास क्या है, मान लीजिए फ्रूट्स हैं, इसके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसके पास फल हैं, कुछ फल में कुछ भी हो सकता है, इसके पास फ्रूट्स हैं, और इसके पास है शूज, इसके पास है जूता। ठीक है, अब ए को जूता चाहिए और बी को फ्रूट्स चाहिए, तो हो गया ट्रांजेक्शन। ये इसको फ्रूट्स दे देगा, ये उसके बदले में यहाँ से जूता ले लेगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बी को फ्रूट्स नहीं चाहिए लेकिन ए को शूज चाहिए। ए वांट्स शूज बट बी डोंट वांट्स फ्रूट्स, बी को नहीं चाहिए। अब क्या करें, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, किस चीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, वो होती थी डबल कॉन्फिडेंस। ठीक है, डबल कॉन्फिडेंस वांट्स। जो मेजर प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में वो थी डबल कॉन्फिडेंस वांट्स। ठीक है, मतलब कि दोनों की वांट सेम होनी चाहिए। जो मेरे पास है वही उसको चाहिए और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए। ठीक है, जो भी मैं जिस कमोडिटी का मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ वही कमोडिटी वो हमें दे, जो मैं इसको देना चाहता हूँ वो उसे मुझे चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मतलब ऐसी कंडीशन तो हमेशा हो नहीं पाती थी। कभी कभी हमने अभी क्या बताया कि अब इसको फ्रूट्स बी को चाहिए और ए को शूज चाहिए, तो ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन बी को अब फ्रूट्स नहीं चाहिए, फ्रूट्स के अलावा और कुछ चाहिए, मान लीजिए उसको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए,
तब वो तो उसी को शूज़ देगा जिससे उसको गेहूँ मिल सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है जिसके पास गेहूँ है अब उसको शूज़ नहीं चाहिए, अब तो वो उसको ढूंढेगा ना कि जो जिसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है। तो ये होता था बार्टर सिस्टम में, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डबल कॉन्फिडेंस बॉन्ड्स की, मतलब ऐसे दो पर्सन्स जिनके पास वही सेम कमोडिटीज़ होने चाहिए जो दोनों एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम सिंपल क्या होता है, गुड्स के बदले में गुड्स बदलना, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है, कोई भी गुड्स परचेज करना है तो आप गुड्स देकर ही गुड्स खरीद सकते हैं, मतलब सामान देकर सामान का अदला बदली कर लेना, ठीक है। ये होता है बार्टर सिस्टम, वहाँ पे पैसों का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन देखिए बाद में जब ये प्रॉब्लम्स होने लगे, डबल कॉन्फिडेंस और बॉन्ड्स वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो क्या हुआ, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। आपके पास आपने गेहूँ पैदा कर दिया या सब्जियाँ हैं आपके पास, फल हैं आपके पास, तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाएंगी। आपके पास फ्रूट्स हैं तो कुछ समय के बाद आपका भी फ्रूट सब क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में तुरंत ही ये चीज़ें सेल हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम तो डबल कॉन्फिडेंस बॉन्ड्स की थी, जब तक कि वो डबल कॉन्फिडेंस बॉन्ड्स नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी सेल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप स्टोर कहाँ करेंगे। ये चीज़ें तो जल्दी तुरंत ही बिक जाए तो ही अच्छा है। तो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और थोड़ी बार्गेनिंग की भी प्रॉब्लम थी। अब वो क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी को चावल के बदले में कपड़े चाहिए, ठीक है, तो वो कपड़ा वाला कहता था कि भाई मेरे कपड़े ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आपका चावल या कोई भी अनाज हो सकता है वो कम वैल्यूबल है, तो वहाँ पे बार्गेनिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, वेरियस किंग्स एंड हेड ऑफ स्टेट्स, मतलब कुछ राजाओं ने, जो राजा महाराजा थे उस समय, उन लोगों ने अपने सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है। ये सिक्के जो होते हैं ना मेटल के होते हैं, जैसे गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए कुछ राजा महाराजाओं ने सिक्कों का प्रचलन कर दिया, कॉइन्स का, ठीक है। ये कॉइन्स किस चीज़ के होते थे, मेटल्स के, गोल्ड सिल्वर के हो सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न ज़माने में जैसे कुछ टाइम जब बीता तो उसके बाद क्या हुआ कि इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ चीज़ें डेवलप हुई। जैसे उसमें क्या हुआ कि एक आया इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम आ गया। अब ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, देखिए जो साहूकार थे वो लोग क्या करते थे कि जो गरीब किसान लोग होते थे, ठीक है, गरीब किसान लोग थोड़े अनपढ़ होते थे। आप लोग जानते हैं कि पहले इतना एजुकेशन नहीं हुआ करता था, इतना एजुकेशन का स्कोप नहीं था, तो वहाँ पे इलिटरेट पर्सन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो जो साहूकार थे वो उन लोगों को लोन देते थे। सिंपल सी बात है भाई, लोन की ज़रूरत पड़ती थी उन लोग किसानों को खेती करने के लिए या कोई भी चीज़ मतलब खरीदने के लिए, ठीक है, तो लोन की आवश्यकता होती थी। तो वो लोग साहूकार से लोन लेते थे। तो वो लोग साहूकार क्या करते थे ना, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब भाई वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब डबल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 500 रुपये दे दिया या 100 रुपये दे दिया, पहले तो इतना ही लोन मिलता होगा, इससे भी कम मिलता होगा, हम तो खाली आपको एक इमेजिनेशन बता रहे हैं। तो वो क्या करते थे ना, उसका 100% इंटरेस्ट ले लेते थे या 50% इंटरेस्ट ले लेते थे या 70% इंटरेस्ट लेते थे। तो इतना ज़्यादा ब्याज अगर वो लेंगे तो ऐसा हो जाता था कि उनको, जो गरीब किसान होते थे, उनको ब्याज भरने में ही अपना खेत बेचना पड़ जाता था। और साहूकार यही चाहते थे कि इनकी ज़मीन हथिया लें, ठीक है, इसीलिए वो लोन देते थे कि समझ जाते थे कि इनकी ज़मीन हथिया लेंगे, इनको इतना ज़्यादा ब्याज ये दे नहीं पाएंगे और इनकी ज़मीन हथियाने का ही उनका मकसद होता था, ठीक है। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये सारी जो चीज़ें, जो फ्रॉड हो रहा था, ठीक है, साहूकार के थ्रू ये बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार था गरीब किसानों के ऊपर, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं थी, तो उनसे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है, और वो कैसे पे करेंगे, उनको मजबूरी में लोन लेना पड़ता था। और बाद में ये रेट ऑफ ब्याज चुकाते ही वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करते थे, मतलब अपना ज़मीन, खेत ही होता था उनके पास, वो भी उनको दे देते थे, ठीक है, गिरवी रखे रहते थे, बाद में नहीं ब्याज चुका पाते थे तो वो लोग कब्जा कर लेते थे उनकी ज़मीन पर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलपमेंट किया, जैसे इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम आया, ठीक है। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम जो आया, ये भी बहुत ज़्यादा इसने प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं किया, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं साहूकार जैसा ही था, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक क्वालिटी इसमें अलग थी। क्या थी कि जो साहूकार थे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन इंडिजिनियस बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था,
ठीक है, ये लोन भी प्रोवाइड करता था और जैसे किसी के पास सरप्लस अमाउंट है तो उनके यहाँ जमा भी कर सकता था एज अ बैंक। ठीक है, लेकिन इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, इनके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, ये जो चीज़ें बोला करते थे वैसा वो करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इंडिजिनियस बैंकिंग को भी बाद में धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें डेवलप्ड हुई, वो हमें आप नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ हम चलते हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम को लेकर। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर, जो छोटे मोटे व्यापारी हुआ करते थे तो उनको ये उधार देते थे, मतलब कि लोन देते थे। छोटे मोटे व्यापारी जो होते थे, छोटा बड़ा धंधा पानी करना चाहते थे तो वो इनसे आके लोन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जो छोटे किसान होते थे वो भी जाके इनसे लोन ले सकते हैं, ये उनको भी लोन प्रोवाइड करते थे। वहाँ पे छोटे किसानों को कोई भी खास चीज़ मतलब गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पर्सनली देते थे, वो जानते थे कि ये चुका पाएगा तभी इसको देते थे। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में वो ये लोग देख लेते थे कि ये जो जिस फार्मर को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटा ही फार्मर होता था लेकिन उनको वो देख लेते थे, पर्सनली जानते थे कि ये लोन को चुका पाएगा तभी उसको लोन प्रोवाइड करते थे। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पे, जो लोन ये प्रोवाइड करते थे वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और अगर उसको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, ठीक है, उसको अपनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो इनसे कर सकता है, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करते थे उनको। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं इनके डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में पहला है ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस, इनका जो मेथड था लोन देने का ये ओल्ड था, पुराना था। पुराना मतलब ये भी साहूकार की तरह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया करते थे। ठीक है, साहूकार हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया करते थे और बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो अपनी ही मर्जी से बढ़ा भी देते थे। बहुत पहले बोलते थे कि आपको 30% दिया जाएगा, बाद में पता चला कि वो 80% चार्ज कर लेते थे। ठीक है, दूसरा है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लैंडिंग। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लैंडिंग में क्या होता था कि इनको ये नहीं मालूम होता था कि कौन सा लोन प्रोडक्टिव है और कौन सा लोन अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, मतलब जैसे आज के ज़माने में कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिफर होता है। एजुकेशन लोन लेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। ठीक है, कार का लोन लेंगे तो वो हाई होगा। ठीक है, घर बनवाने के लिए लेना है तो वो थोड़ा सा कार के लोन से थोड़ा सा कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मतलब कि बैंक ये देखती है कि लोन अगर आप प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, तो उसके बिहाफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन इन लोगों का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, ये लोग हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करते थे। ये नहीं देखते थे कि सामने वाला किस पर्पस के लिए लोन ले रहा है, वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, उससे मतलब नहीं होता था, बस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लो और लूट लो। सिंपल यही कॉन्सेप्ट था। दूसरा है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि उस समय कुछ इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो बहुत कम हुआ करते थे। मतलब इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन थे बहुत ही कम हुआ करते थे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ईमानदारी से काम करना चाहते थे। ठीक है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन वो लोगों को बहका नहीं पाते थे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो बहका कर लोगों को अपने यहाँ ले आते थे। मतलब बहकाने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो झूठ बोलते थे कि आपको 10% ब्याज लेंगे, बाद में 50% चार्ज कर लेते थे या 30% चार्ज कर लेते थे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो पहले से ही बताते थे कि हम 30% ही चार्ज करेंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन 10 की जगह पर कभी 80, कभी 100, कभी 50 से 100 चार्ज कर लेते थे। तो इनके पास ज़्यादा कस्टमर जाएंगे, क्योंकि जो बहका लेगा वो ज़्यादा कस्टमर्स अपने पास ले जाएगा, और जो रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रखेगा उसके पास कम कस्टमर जाएंगे। तो इस वजह से भी बाद में वो सब मिला जुला के सारा जितना भी सिस्टम था इनका, ऑर्गेनाइजेशन का, रूल्स रेगुलेशन का, सब डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब जो लोग भी सही से करना चाहते थे वो भी नहीं करना चाहते थे, वो लोग भी बाद में बहकाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था इन लोगों का, कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन जो थे ये लोग नहीं मना नहीं पाते थे और ना ही उसको लागू करते थे, ये अपनी मनमर्जी करते थे हर जगह पर। ठीक है, फिर है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये कि ये अपने अकाउंट्स को कभी भी पब्लिक के सामने पब्लिश करते ही नहीं थे, और ना ही इनके अकाउंट्स जो होते थे वो ऑडिट होते थे। ऑडिट का मतलब ही नहीं पता था इनको कि अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाया जाता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो उनके ऊपर से कंट्रोल रखी हुई थी कि इनको कंट्रोल करे। ठीक है, आरबीआई भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करती थी, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ये अपनी मनमर्जी का अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, ना ही पब्लिश कराना है, ना ही पब्लिक को बताना है,
ना ही कोई ऑडिट करने आएगा। जो कुछ लिखना है, जो कुछ लूटना है अपने से लिखो, अपने से लूटो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है करो, सब कुछ अपने ऊपर था, कोई भी ऊपर इनके कंट्रोल करने वाला नहीं था। फिर आता है बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। देखिए बैंकिंग एंड ट्रेडिंग में ये होता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे ये लोग थोड़ा सा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ भी अपनाते थे, मतलब सट्टेबाजी भी करते थे। ये कुछ लोगों को बुलाते थे, उनको बताते थे कि हम ऐसे ऐसे ऑफर्स हैं, मतलब ऐसे सट्टा कर लो, इसमें ऐसा कमा सकते हो, ऐसा कर सको तो इतना पैसा कमा लोगे, और इसी में सब लोग मतलब बहकावे में आ जाते थे और पैसे लगा देते थे और पैसे सब डूब जाते थे। मतलब ये लोग स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में करते जो कि पूरी तरह से इलीगल थी, तो ये उस तरह की भी एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद आता फ्रॉड। फ्रॉड तो ये थे ही, ठीक है। पहले बोलते थे कि आप हमारे यहाँ से लोन लेंगे तो 50% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाद में 100% ले लेते थे। या 10% बता कर फिर 100% ले लेते थे, मतलब अपनी मनमानी थी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं था, बस ये रहता था कि जो भी कस्टमर आया उसको लूट लो बस किसी भी तरीके से। इसीलिए धीरे धीरे ये लोग गायब, वैनिश्ड हो गए, ये सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा दिन तक कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तो इन लोगों के अंदर भी यही चीज़ें थी। ये लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करने लगे थे, फिर धीरे धीरे इन लोगों के अंदर इतना फ्रॉड आ गया कि इतनी फ्रॉड ये लोग करने लगे कि इन लोगों को एक दिन जाना ही पड़ा। फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो इनके खून में था। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जो पब्लिक इनके यहाँ डिपॉजिट पैसा रखती थी, जमा करती थी, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, और जब लोन लेना पड़ता था तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते थे। सिंपल सी बात है। आज के दौर में भी यही होता है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो हो सकता है 4% आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिले, ठीक है, 6% आपको FD पे मिल जाए, लेकिन 4-6 है। अभी थोड़ा सा ये है कि आपको पता है जो भी कुछ है आपको बताई गई है और वही फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉलो नहीं होता था। सेविंग पे बता दिया जाता था कि आपको 10% भी मिल जाएगा, लेकिन 10% की जगह 2% देते थे। और जब लोन लेने जाएंगे आप इनसे तो बताएंगे कि अरे 10% चार्ज करेंगे, फिर बाद में पता चला 100% चार्ज करते, पूरा डबल कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम और इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम मैंने यहाँ पर बताया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी डेवलपमेंट हुए वो आगे के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप अब ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में या हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक और चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।